पिछले कई सालों से अनलिस्टेड मार्केट में एक नाम हमेशा डिस्कशन का हिस्सा रहा है। डिमांड इतनी थी कि शेयर्स मिलना ही मुश्किल होता था और पार्टिसिपेशन सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड थी। अब ये एक्सक्लूसिविटी खत्म होने वाली है। लगभग 30,000 करोड़ रुपीस के आईपीओ के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी पहली बार एनएसई में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इस आईपीओ का एक ट्विस्ट है जो काफी सिंबॉलिक भी है। दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में शामिल और इक्विटी डेरिवेटिव्स में FY20 से FY26 तक लगातार वर्ल्ड नंबर 1 रही एनएसई अब अपने सबसे पुराने राइवल बीएसई पर लिस्ट होने जा रही है। 1992 में एस्टैब्लिश हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी एसेट एक्सचेंज बन चुका है। इंडिया के कैश मार्केट में इसका 92.9% मार्केट शेयर है, इक्विटी फ्यूचर्स में 99.7% और इक्विटी ऑप्शंस में 74.7%। प्लेटफॉर्म पर 12.9 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, 2,978 लिस्टेड कंपनीज और 2 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनएसई का बिजनेस क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स मैच होते हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और उनका सेटलमेंट कंप्लीट होता है। मार्च 2026 तक निफ्टी लिंक्ड पैसिव फंड्स का AUM 8.14 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका था, जो इसके इंडेक्स फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। FY26 में लगभग 70% इनकम यानी 13,057 करोड़ रुपीस ट्रांजैक्शन चार्जेस से आई, जबकि बाकी बिजनेसेस ने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया। इसी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर की वजह से एनएसई आज सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज से बढ़कर इंडिया के कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब बात करते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स की। ये इशू 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब आईपीओ से मिलने वाली प्रोसीड्स कंपनी को रिसीव नहीं होंगे। ये अमाउंट एप्लीकेबल एक्सपेंसेस और टैक्सेस डिडक्ट होने के बाद सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। इसीलिए आईपीओ का फोकस ग्रोथ कैपिटल रेज करना नहीं बल्कि लिस्टिंग और शेयर होल्डर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। एनएसई की लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया के कैपिटल मार्केट पेनिट्रेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2024 तक इंडिया में 96 to 98 करोड़ अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन मार्च 2026 तक यूनिक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स अडल्ट पॉपुलेशन का सिर्फ 13.45% रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब फॉर्मल फाइनेंशियल एक्सेस और इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन के बीच अभी भी काफी गैप है। इसी गैप को धीरे धीरे फिल होते हुए भी देखा जा सकता है। मार्च 2021 के 5.5 करोड़ के कंपैरिजन में डीमैट अकाउंट्स 20.7 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 73.73 लाख करोड़ रुपीस हो चुका था, जिसमें 15.11 लाख करोड़ रुपीस SIP-SS का कंट्रीब्यूशन था। ये ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि इंडिया का इन्वेस्टिंग अभी भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन फेज में है, जो एनएसई के लिए स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। इस फ्रंट पर भी एनएसई का एग्जीक्यूशन काफी कंसिस्टेंट रहा है। FY26 में कंपनी ने 18,713 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम और 10,302 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया। साथ ही बोर्ड ने FY26 के लिए 35 रुपीस पर शेयर डिविडेंड रेकमेंड किया है, जो कंपनी की हेल्दी कैश जनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल्स के साथ मार्केट लीडरशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। Q4 FY26 में कैश मार्केट एनएसई का 93% मार्केट शेयर था, जबकि इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी डेरिवेटिव्स में एक्सचेंज का शेयर लगभग 100% रहा। इक्विटी ऑप्शंस में भी कंपनी ने 73% मार्केट शेयर मेंटेन किया। इतनी हाई लिक्विडिटी एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करती है। जहां बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं, वहीं एक्सचेंज और ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अट्रैक्ट करता है। इसी बैकड्रॉप में मार्केट एस्टिमेट्स एनएसई की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास रखते हैं। अगर ये वैल्यूएशन मटेरियलाइज होती है तो एनएसई इंडिया की सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो सकती है। पीयर कंपैरिजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एनएसई की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपीस और इम्प्लाइड प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो लगभग 49x हो सकता है, जबकि जून 2026 तक बीएसई का ट्रेलिंग PE रेशियो करीब 67x था। स्केल के पर्सपेक्टिव से भी लीडरशिप साफ दिखती है। FY26 में एनएसई पर 3,696 करोड़ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और 536.25 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर रिकॉर्ड हुआ, जबकि बीएसई पर ये फिगर्स 2,860 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स और 462.28 लाख करोड़ रुपीस रहे। हायर लिक्विडिटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी ही एनएसई के कंपीटिटिव एडवांटेज को रीइंफोर्स करती है। हर बिजनेस की तरह एनएसई के इन्वेस्टमेंट केस के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। नंबर 1, अर्निंग्स कॉन्सेंट्रेशन।
FY26 में कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 79% ट्रांजैक्शन चार्जेस से आई, जिसमें करीब 60% कंट्रीब्यूशन ऑप्शन सेगमेंट का था। इसलिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में स्लो डाउन या इन्वेस्टर एक्टिविटी में मॉडरेशन का सीधा असर अर्निंग्स पर पड़ सकता है। नंबर 2, रेगुलेटरी रिस्क। NSE एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, जहां डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क, ट्रांजैक्शन चार्जेस या मार्केट रेगुलेशंस में किसी भी सिग्निफिकेंट चेंज का सीधा असर ट्रेडिंग एक्टिविटी, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए चेंजिंग रेगुलेशंस के साथ टाइमली अडैप्ट करना कंपनी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो NSE ने स्केल बिल्ड कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कंपनी उस लीडरशिप को कितनी एफिशिएंटली मोनेटाइज करती है और मार्केट उस ग्रोथ को किस वैल्यूएशन पर प्राइस करता है। वही IPO का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे होगा। ऐसे और डिटेल IPO ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.